सोचिए कि आपके पास सिर्फ 12 सेकंड है। मतलब अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 12 सेकंड। इतनी देर में तो कोई इंसान शायद अपना ठीक से परिचय भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर वो वीडियो किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी संदेश हो और उसमें सीधे तौर पर एक राज्य के कैबिनेट मंत्री का नाम लिया गया हो। ओहो, तो वो 12 सेकंड का वीडियो महज एक क्लिप नहीं रह जाता, वो एक राजनीतिक भूचाल बन जाता है। सही कहा। और आज हमारे सामने दस्तावेजों और ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स का जो स्टैक रखा है, वो ऐसी ही एक विचलित कर देने वाली कहानी बयां कर रहा है। एक ऐसी घटना जो एक राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक चीज गिरी और फिर हाँ, और फिर पूरी की पूरी राज्य सरकार और विपक्ष एक अभूतपूर्व टकराव के बिंदु पर आ गए। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी घटना की परतों को खोलेंगे। लेकिन इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो स्पष्टीकरण बहुत अहम है। देखिए, हम यहाँ जो भी चर्चा करने वाले हैं वो विशुद्ध रूप से हमारे सामने मौजूद न्यूज़ रिपोर्ट्स और सार्वजनिक दावों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। न सत्ता पक्ष का और न ही विपक्ष का। एकदम सही। हमारा काम केवल उन तथ्यों और घटनाओं को डिकोड करना है जो स्रोत में दर्ज है। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी स्थिति इस मुकाम तक पहुंची कैसे। इस स्पष्टीकरण के लिए शुक्रिया। तो चलिए सीधे उस केंद्र बिंदु पर चलते हैं जहां से संकट की शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं गगनदीप सिंह रंधावा की। जो रिपोर्ट्स हमारे पास है उनके मुताबिक रंधावा कोई जूनियर लेवल के कर्मचारी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसे PWC कहा जाता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, और वो भी अमृतसर और तरन जैसे दो बेहद अहम जिलों के। एक ऐसा पद जहां जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और जाहिर है ताकत भी। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही दुखद है। बहुत ज्यादा। और अपने पीछे वो दो सबूत छोड़ गए, एक विस्तृत सुसाइड नोट और वो 12 सेकंड का वीडियो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। और इन्हीं सबूतों ने इस पूरी घटना को एक पारिवारिक त्रासदी से निकालकर एक संस्थागत संकट बना दिया है। बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों सबूतों में उन्होंने अपनी मौत के लिए आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है। ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, एक सीनियर अधिकारी जो सिस्टम को अंदर से जानता है, वो अचानक इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी में दबाव कोई नई बात तो है नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल, काम का तनाव और राजनीतिक दबाव तो सरकारी नौकरी का हिस्सा माने जाते हैं। तो अगर कोई मंत्री दबाव डाल भी रहा है तो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्तर के अधिकारी के पास कई विकल्प होते हैं। वो छुट्टी पे जा सकता है, ट्रांसफर मांग सकता है। इन सबको छोड़कर 12 सेकंड का वीडियो बनाकर जान दे देना, ये किस चरम सीमा का दबाव रहा होगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। इसे सिर्फ आम वर्कप्लेस स्ट्रेस समझना बहुत बड़ी भूल होगी। जब कोई अधिकारी मरने से ठीक पहले इस तरह का वीडियो बनाता है तो वो दरअसल एक कानूनी हथियार तैयार कर रहा होता है। कानूनी हथियार? मतलब आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रही हैं? एकदम सही, जिसे मृत्युकालिक कथन कहते हैं। कानून ये मानता है कि जो व्यक्ति मौत के कगार पर है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो अदालतें इसे बहुत पुख्ता सबूत मानती हैं। बिल्कुल। रंधावा जानते थे कि अगर वो सिर्फ एक विभागीय शिकायत दर्ज कराते तो वो किसी फाइल में दब जाती। अपनी जान देकर और उसे दस्तावेजीकृत करके उन्होंने ये तय किया कि उनकी आवाज को इग्नोर ना किया जा सके। ये बहुत ही डरावना सच है कि एक इंसान को सिस्टम के खिलाफ अपनी बात दर्ज कराने के लिए खुद को ही खत्म करना पड़े। ये सिस्टम के पूरी तरह से टूट जाने का संकेत है। चलिए अब उन आरोपों की चीर-फाड़ करते हैं। आखिर सुसाइड नोट में और परिवार के बयानों में ऐसा क्या है जिसने मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया? अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो सारी सुई एक ही दिशा में इशारा करती है, PWC के टेंडर्स। हमेशा की तरह जहां पैसा है वहीं विवाद है। बिल्कुल। परिवार का सीधा दावा है कि रंधावा पर PWC के टेंडर्स को नियमों के खिलाफ जाकर पास करने का भारी दबाव था। मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर को दरकिनार करके। हाँ, देखिए, पंजाब में वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में हर साल गेहूं और धान के ट्रांसपोर्टेशन और लेबर के लिए करोड़ों के टेंडर्स निकलते हैं। बहुत बड़ा लेन देन होता है इसमें। और जहां इतना बड़ा रिसोर्स हो वहां राजनीतिक दिलचस्पी तो होगी ही, लेकिन टेंडर पास करने की एक सख्त प्रक्रिया होती है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। कंपनी को टेंडर दिलाना चाहती है तो कागजों पर साइन तो उसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करने होते हैं।
मुझे ये एक प्रेशर कुकर वाली स्थिति लगती है। मतलब एक ऐसा प्रेशर कुकर जहां आपने सेफ्टी वॉल्व को ही बंद कर दिया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन बात सिर्फ फाइलों की रस्साकशी तक नहीं रुकी। जो परिवार ने दावे किए हैं वो बहुत गंभीर हैं। 13 मार्च की एक विशिष्ट घटना का जिक्र है रिपोर्ट्स में। हाँ, वो 13 मार्च की घटना ही इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट लगती है। आरोपों के मुताबिक उस दिन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कथित तौर पर रंधावा को बुलाया, गाली गलौज की और शारीरिक रूप से मारपीट भी की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट, ये प्रशासनिक ढांचे के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। परिवार का ये भी दावा है कि मंत्री ने रंधावा और उनके परिवार को डराने के लिए अपने पिता और स्थानीय गैंगस्टर्स के नामों का इस्तेमाल किया। ये हिस्सा मामले को पूरी तरह से एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वही तो, अगर हम इन दावों को देखें, टेंडर के नियम तोड़ना, 13 मार्च को मारपीट और गैंगस्टर्स का नाम लेना, क्या ये सामान्य प्रशासनिक खींचतान से आगे बढ़कर सीधे तौर पर ऑर्गेनाइज्ड इंटिमिडेशन, मतलब संगठित धमकी का रूप नहीं ले लेता? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब प्रशासनिक नियमों का पालन किसी की राजनीतिक इच्छाओं से टकराता है, तो विवाद अक्सर फाइलों से निकलकर व्यक्तिगत धमकियों तक पहुंच जाते हैं। और पंजाब जैसे राज्य में, जहां गैंगस्टर्स का मुद्दा वैसे ही बहुत संवेदनशील है, वहां इस तरह की धमकी का मतलब है कि अधिकारी को हर तरफ से घेर लिया गया था। उसे लगा होगा कि अब कोई व्यवस्था उसे नहीं बचा सकती। बिल्कुल। और अब देखिए, इन गंभीर आरोपों का असर सिर्फ एक विभाग तक सीमित तो रह नहीं सकता था। वही हुआ। इस घटना ने पूरे पंजाब की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है, जो कि पंजाब की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। अरे बिल्कुल। मतलब शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों आम तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन आज सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। अगर हम उनके बयानों को देखें तो गंभीरता का अंदाजा लग जाएगा। एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने इसे बिना किसी लाग लपेट के हत्या करार दिया है। सीधे हत्या का शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, और उन्होंने मंत्री व उनके पिता के खिलाफ तुरंत एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की है। और बीजेपी का रुख भी बहुत आक्रामक है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो इसे ब्रॉड डे लाइट मर्डर, मतलब दिन दहाड़े हत्या कहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अब शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक पैटर्न देखने को मिलता है। क्या पैटर्न? क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये सब एकजुट हैं, तो फिर ये अलग अलग मांगे क्यों? मतलब कोई सीबीआई मांग रहा है, कोई हाईकोर्ट जज, क्या इससे जांच उलझ नहीं जाएगी? देखिए, यही तो राजनीति है। जब भी सत्ता पक्ष पर कोई ऐसा नैतिक संकट आता है, तो विपक्ष के लिए वो सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मौका होता है। हम बिल्कुल। ये अलग अलग मांगे मामले को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये हर पार्टी को अपना अपना एक अलग राजनीतिक स्टैंड लेने का मौका देती हैं। हाँ। इससे सरकार लगातार डिफेंसिव मोड में रहती है। अच्छा, तो मतलब सरकार को हर दिन एक नए मोर्चे पर जवाब देना पड़ेगा? एकदम सही। और इसी दबाव के चलते सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हाँ, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा। और पद पर रहकर जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहते। क्राइसिस मैनेजमेंट की भाषा में इसे डैमेज कंट्रोल का एक क्लासिक कदम कहते हैं। तो मतलब ये इस्तीफा नैतिकता से ज्यादा एक रणनीतिक कदम है। मैं इसे दोनों का मिश्रण मानती हूँ। जब आपके खिलाफ मरने वाले का सुसाइड नोट और एक वीडियो बयान हो और विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा हो, तो सरकार के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। इस्तीफा देके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून का सम्मान करते हैं। हाँ, ताकि मीडिया का नैरेटिव थोड़ा नरम हो जाए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से इतर अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। आगे का रास्ता क्या है? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है। विपक्षी दलों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आधिकारिक आवास के संयुक्त घेराव का ऐलान कर दिया है। मतलब अब विरोध प्रदर्शन सीधे सड़कों पर होगा? बिल्कुल। और कानूनी मोर्चे पर भी दबाव बहुत भारी है। वीडियो सबूत और सुसाइड नोट के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने और मंत्री की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। जब मैं इस पूरी घटना को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये खबर सिर्फ पंजाब की नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल मुद्दा है। हाँ, मतलब जो भी व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट या सरकारी सिस्टम में काम करता है, उसके लिए ये घटना एक बड़ा सवाल उठाती है।
सिस्टम के बनाए गए नियम और एक व्यक्ति की सत्ता की ताकत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? ये वही रोजमर्रा का संघर्ष है जिसका सामना अनगिनत कर्मचारी करते हैं। बस यहाँ वो अपने सबसे खौफनाक चरम पर पहुंच गया। बिल्कुल। तो अब अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक अधिकारी का सुसाइड नोट और 12 सेकंड का वीडियो पूरी सरकार की नींव हिला सकता है। और कैसे टेंडर्स का दबाव और 13 मार्च की वो कथित मारपीट की घटना इस पूरी त्रासदी का कारण बनी। हमने ये भी डिकोड किया कि कैसे विपक्ष एकजुट हुआ और एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और अब पूरा राज्य एक बड़े विरोध प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा सवाल? इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल, इस्तीफों और घेराव के बीच उन विवादित पीडब्ल्यूसी टेंडर्स का क्या होगा? अरे हाँ, जिनका जिक्र इन सारे आरोपों के केंद्र में था। बिल्कुल। क्या अधिकारी की जान जाने के बाद सिस्टम सच में जागेगा? क्या उन टेंडर्स की प्रक्रिया की खामियों को खोजकर सुधारा जाएगा? या फिर सिर्फ एक नई नियुक्ति करके किसी नए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लाकर उन्हीं पुरानी फाइलों को फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा? यही सोचने वाली बात है। क्या सिस्टम वाकई बदलता है या फिर कुर्सियों पर बैठे चेहरे बदल जाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हम सभी को खुद से और अपने इर्द गिर्द के सिस्टम से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।